थोड़ी देर में।
तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, और ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एनएच3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम HNO3। रिएक्शन आपको पूरी बैलेंस करके दी गई है। HNO3 का आप मोलर मास निकालो तो देखो 48 प्लस 14 62 एंड 163 1134 डिवाइडेड बाय 63 कितना जा रहा है? 8 से आ रहा है क्या? 8 3 सा 24 2 8 6 सा नहीं जा रहा है। 630 15 14 63 63
459 ग्राम आंसर पहले वाले का 459। One. तो 59 पहले वाले का, दूसरा वाले का 4.2। पहले वाले का आंसर 459 ग्राम। दो टाइम किया। पहले वाले का आंसर 459 ग्राम, दूसरे वाले का 4.2। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम HNO3। रिएक्शन आपको पूरी बैलेंस करके दी गई है। HNO3 का आप मोलर मास निकालो तो देखो 48 प्लस 14 62 एंड 163 1134 डिवाइडेड बाय 63 कितना आ रहा है? 8 से आ रहा है क्या? 8 3 सा 24 2 8 6 सा नहीं जा रहा है। 630 15 14 16 18 से जाएगा। 18 से करके देखो। जी हाँ 4311 ठीक है। तो ये 18 टाइम्स जा रहा है, मतलब आपके पास HNO3 के 18 मोल्स हैं। चलिए, तो अब अगर 18 मोल्स हैं तो 18 मोल्स से आप काउंट कर लो भाई। इसके 2 मोल्स के लिए आपको NH3 निकालना है, तो 2 मोल के लिए 3
1 के लिए कितना चाहिए होगा 3/2, 18 के लिए कितना चाहिए होगा इंटू 18 यानी 27 मोल। ठीक, यही 27 मोल ऊपर से आया होगा, इसका 27 बनाने के लिए इसका भी 27 मोल काम में आया होगा, और इसके 27 के लिए ऊपर ये 27 बना होगा, 4 से 4 बन रहा है तो 27 से 27 यानी NH3 के भी आपको 27 मोल चाहिए होंगे। आई होप आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे, इनमें अब कोई दम नहीं बचता है, सही है ना। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखें, ये क्वेश्चन कैलकुलेट द, अब कोई दम नहीं बचता। इससे टाइम स्टार्ट हो गया है, और स्पीड में आना होगा लेट। अब तक तो खत्म करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, और ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास क्वेश्चन your things 1, 2 or element combine of NH3 required to produce 1134 ग्राम HNO3। रिएक्शन आपको पूरी बैलेंस करके दी गई है। HNO3 का आप मोलर मास निकालो तो देखो 48 2 मोल लिया कि मैं आपको ये देखें, ये क्वेश्चन पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे, इनमें अब कोई दम नहीं बचता है, सही है ना। चलिए तो मूव करते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखें, ये क्वेश्चन कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम FeS2 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया कि मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक, पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, हम पिछले क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब आप देखें इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक फर्क है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पे। पहले आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में एक तरीका तो अपना है ही जो हम फॉलो कर रहे हैं कि हम रिएक्शन को बैलेंस करें और उसके बाद कनेक्ट करते हुए चलें। लेकिन अगर आप ध्यान दें, देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 फॉर्म फ्रॉम
12 ग्राम FeS2। इसका मोलर मास निकालो 56 प्लस 64 120 आ जाएगा। तो इसका मोलर मास है 120 ग्राम। और अब देखो यहां से सल्फर चला, देखो इसमें पहुंचा, यहां नहीं गया, फिर यहां से सल्फर चला, यहां पहुंचा, फिर यहां से सल्फर चला और यहां पहुंचा। देखो क्या सारा सल्फर यहां से चलकर यहां पहुंच रहा है, बीच में सल्फर कहीं पर भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो क्योंकि यहां पर सल्फर यहां से चलकर यहां पहुंच रहा है, हम इन दोनों एटम्स के बीच में सल्फर को क्या मानकर चल सकते हैं, कंजर्व। यानी हम ये पूछा है, ये दिया है, इस कंपाउंड में हम सल्फर के लिए क्या लगा सकते हैं, POAC। तो लगाओ यहां कितना सल्फर है 2, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 शुड बी इक्वल टू, यहां कितना बनेगा बताओ 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4। ये चीज अगर आपको क्लिक कर जाए, देखो एक लाइन में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये आप हर एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ वहां कर सकते हो जहां पर आपके एटम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछला केस देखूं, तो पिछले केस में मैं NH3 और HNO3 के बीच में POAC नहीं लगा सकता हूं। क्यों? देखो नाइट्रोजन यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में आ रहा है, फिर यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में आ रहा है, लेकिन अब नाइट्रोजन यहां पर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसका मतलब अब मैं यहां पर नाइट्रोजन के लिए POAC नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर मुझे इसको भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कंपाउंड नहीं होता तो फिर मैं यहां पर भी नाइट्रोजन के लिए POAC लगाकर अपने मैं POAC के बीच चल, देखो इसमें पहुंचा, फर्क वहां कर सकते हो। जहां पर आपके एटम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछला केस देखूं, तो पिछले केस में मैं
H3 और HNO3 के बीच में PUAC नहीं लगा सकता हूं। क्यों? देखो, नाइट्रोजन यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में आ रहा है, फिर यहां से चला यहां पहुंचा, यही कंपाउंड आगे काम में आ रहा है, लेकिन अब नाइट्रोजन यहां पर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। इसका मतलब अब मैं यहां पर नाइट्रोजन के लिए PUAC नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर मुझे इसको भी काउंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये कंपाउंड नहीं होता तो फिर मैं यहां पर भी नाइट्रोजन के लिए PUAC लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन में ऐसा केस मिल गया तो मान लो आपकी लॉटरी लग चुकी है, एटम अगर कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो आप PUAC लगाएं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2, वो कितने हो जाएंगे, इसका मास अपॉन इसका मोलर मास, दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4। तो यहां से मोल्स ऑफ H2SO4 आपको 0.2 मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 0.2 है, तो बताओ मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, विच वुड बी 19.6 ग्राम्स। सही है। तो ये और PUAC का एक एप्लीकेशन है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चले आगे, चलिए लास्ट वैरायटी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की। देखें, आपको एक कहानी सुना दी गई है और इस कहानी के बाद आपको एक रिएक्शन भी दी गई ना। चलिए अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, तो ये मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट आपको दिया हुआ है, वुड बी ऑब्टेन्ड इफ 19.2 ग्राम mg। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, अगर आप रिएक्शंस को देखो, आपने 19.2 को डिवाइड कर दो 24 से, आई थिंक ये अपना आ जाएगा 8 फोर्जा, हाँ 8.8 मोल्स आ जाएंगे इसके। तो मैग्नीशियम के आपके पास 0.8 मोल्स हैं। अब आप ध्यान देना, आपको इसको रिड्यूस करने के लिए, किसको, कैल्शियम फॉस्फेट को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी 90 ऑफ मैग्नीशियम वर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इससे आपको ये बताना है कितना बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास तरीका क्या है, तरीका बहुत ही घूम फिर कर है, क्योंकि देखो यहां पर P2O5 और MgO दोनों यूज में आ रहे हैं। तो पहला आप काम क्या करोगे, इस Mg से ये MgO निकालोगे, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्शन बैलेंस करके लिखो, तो देखो पहले बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करें, क्या बनेगी बताओ, Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस, देखो 3 कैल्शियम बैलेंस्ड है, 2 फॉस्फोरस, 4 टू 8, ऑक्सीजन के लिए 8 MgO लिखोगे, तो यहां पर 8 Mg गिव्स Ca3P2 प्लस 8 Mg। इसके 8 मोल से 8 मोल बन रहा है, बताओ इसके 0.8 मोल से ये भी कितना बनेगा, 0.8 मोल ही बनेगा, सही है। अब आप बढ़े आगे, इसके 8 मोल से 1 बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से ये Ca3P2 कितना बनेगा, 0.1। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे इससे फास्फोरस बन रहा है और इससे P2O5 बन रहा है। इन रिएक्शंस का भी मैं सहारा लूंगा, क्योंकि लास्ट रिएक्शन में MgO भी काम में आ रहा है और P2O5 भी काम में आ रहा है। तो फिर आप आओ सेकेंड रिएक्शन पे, Ca3P2 प्लस H2O, बैलेंस करो, 3 कैल्शियम के लिए यहां पे आना चाहिए 3 CaOH होल ट्वाइस प्लस, साथ में बनना चाहिए 2 PH3। तो हाइड्रोजन बैलेंस करो, 3 2 6 यहां, 3 2 6 यहां 12, तो उसके लिए आप यहां पे लिख दो 6 H2O, और आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब आप फिर देखें,
यहां से जो 0.1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट बना, बताओ उससे कितना pH3 बनेगा। 1 से बन रहा है 2, तो इससे बनेगा 0.2 मोल। सही है। फिर यही pH3 आगे किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से, और बताओ क्या बनाएगा, P2O5 प्लस H2O। pH3 बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से ये Ca3P2 कितना बनेगा, 0.1 मोल। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे इसके 8 मोल से 8 मोल बन रहा है, बताओ इसके 0.8 मोल से ये भी कितना बनेगा, 0.8 मोल ही बनेगा। सही है। अब आप बढ़े आगे, इसके 8 मोल से 1 बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से ये Ca3P2 कितना बनेगा, 0.1 मोल। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 6 यहां 3 2 6 यहां 12, तो उसके लिए आप यहां पे लिख दो 6H2O और आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब आप फिर देखें, यहां से जो 0.1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट बना, बताओ उससे कितना pH3 बनेगा। 1 से बन रहा है 2, तो इससे बनेगा 0.2 मोल। सही है। फिर यही pH3 आगे किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से, और बताओ क्या बनाएगा, P2O5 प्लस H2O। ठीक, तो मैं इसको लिखता हूं 2pH3 और ये बन जाएगा 3O2, तो साथ में बन जाएगा 3H2O। सही है क्या, नहीं सही नहीं है। और 2 और 3 वापस से बैलेंस करो इसको आप, 2P2 अगर मैं 2pH3 कर देता हूं तो ये बनेगा P2O5 प्लस H2O भी बन रहा है साथ में आपका। अब अगर मैं 4pH3 इसको करूं, इसको 2P2O5 करूं, तो 12 हाइड्रोजन के लिए 6 हाइड्रोजन, 10 and 6 16, तो यहां पर 8O2 आ जाएगा। देखो बैलेंस्ड रिएक्शन, 12 हाइड्रोजन 4 फॉस्फोरस 10 and 6 16 ऑक्सीजन। सही है। अब आप देखें, इसका आपके पास 0.2 मोल है, तो इसके 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 से कितना बनेगा, 1/2, तो 0.2 से कितना बन जाएगा, 0.1। अब देखो 2:1 का रेशियो है ना, 4:2, 2:1, तो 2:1, 0.1 मोल बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन क्या होगी, लास्ट रिएक्शन होगी कि जो आपका ऊपर MgO बना था वो इस P2O5 से रिएक्ट करेगा। सही है। और क्या बनाएगा, MgPO3 होल ट्वाइस। चलिए जी, दोबारा रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो 2 फॉस्फोरस 6 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम, बैलेंस्ड रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना है। अब आपके पास ये कितना है, ऊपर बना था 0.8 मोल और ये कितना बना है, 0.1 मोल। तो क्योंकि ये LR है, तो ये कितना बन जाएगा, 0.1 मोल ही होगा। तो ये आ गया इसके मोल्स इनटू इसका मोलर मास कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इसका मास मिल जाएगा। बोलो कर सकते हैं। तो एक तरीका तो है आपके पास ये वाला, कोई डाउट। मेरे पास इसका एक और तरीका, अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट पार्ट ये रिएक्शन आप लिख लो, आप चाहो तो इसको बैलेंस करो चाहे मत करो। तो अभी आपको Mg दिया है, फिर ये तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो आपको करनी ही पड़ेगी। MgO पता लग गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर ही जो 0.1 मोल Ca3P2 बना, फिर ये तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, मतलब फर्स्ट रिएक्शन तो आपको करनी ही पड़ेगी। MgO पता लग गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर ही जो 0.1 मोल Ca3P2 बना, यही Ca3P2 आगे काम करके pH3 बना रहा है और ये pH3 आगे P2O5 पहुंच रहा है। फॉस्फोरस यहां से चला, मतलब इससे, और डायरेक्ट यहां पहुंचा है P2O5 के अंदर। तो आप इन दोनों के बीच में क्या करो, POAC लगा दो, POAC फॉर फॉस्फोरस। देखो यहां कितना फॉस्फोरस है, 2, तो आप 2 इंटू लिखोगे मोल्स ऑफ Ca3P2 शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ P2O5। तो 2 से 2 कैंसिल, जितने मोल्स Ca3P2 के रहे होंगे बताओ उतने ही मोल्स कितने मिल जाएंगे आपको, P2O5 के। समझ रहे हो,
टूल है। मैंने आपसे क्या कहा था, पीयूएसी एक टूल है और ये आप अपने कॉमन सेंस से ही लगाना सीखोगे। धीरे धीरे आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई फास्फोरस यहां से चला, यहां गया, यहां से चला, फिर यहां गया, सारा फास्फोरस यहां से यहां पहुंच रहा है, मतलब हम इन दोनों के बीच में पीयूएसी लगा सकते हैं। तो देखो आपकी ये दो पार्ट खत्म हो जाएंगे, आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत रहेगी नहीं। P2O5 मिल गया, MgO मिल गया, LR का कंसेप्ट लगाओ और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये थी आपकी सीरीज या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शंस, और उनके अंदर आप पीओसी को कहां कहां यूज कर सकते हो ये मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। आप इसे कॉपी करें। फिर हम मूव करते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम दो दो रिएक्शंस को एक साथ डील करेंगे। कैसे, हम अभी देखते हैं। पे जा रहे वीडियो शेयर कर दूंगा। एक्सप्लोरर को 10 है। देखते हैं किसी बैलेंस करना, तो बैलेंस करके रखना।
तो मेरे लिए से मेटा फर्स्ट के डिफरेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखें जहां पर हम दो दो रिएक्शंस को एक साथ डील करेंगे। कैसे, हम अभी देखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखें, हेडिंग डालें अपनी नेक्स्ट, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये एक ऐसा पार्ट है जो दिखाई नहीं देता है। आज आप सीख लोगे लेकिन 2 लेक्चर के बाद ये आपके सामने से गायब हो जाता है, मतलब आपके सामने रखा हुआ होगा फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ध्यान से इसको सीखें, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और इसको करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। सामने से गायब हो जाता है, मतलब
आपके सामने रखा हुआ होगा फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ध्यान से इसको सीखें, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और इसको करने के दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले समझे, व्हेन टू एलिमेंट्स लगते टाइम पे